हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर के इस नए वीडियो में। आप सबको पता है कि इसके पिछले पार्ट में हमने आपके कुछ प्रश्न जो है मैंने सॉल्व करा दिए थे आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प का चयन करना है। इस प्रकार से ये सभी सही विकल्प हो जाएंगे और इनके सॉल्यूशन आपको देखना है तो पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रश्न आपके यहाँ से हो जाते हैं। नीति आयोग वगैरह सब प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आंसर मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में करा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं इनके आंसर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी लिंक आपको आसानी से मिल जाएंगे। इस प्रकार से देखिए 5 आपके हो जाते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर तक। उसके बाद देखिए यहाँ से जो प्रश्न है, द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है, आतंकवाद क्या है, सुरक्षा क्या है, सभी ये क्वेश्चन है हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए थे आपको। तो ये प्रश्न जिन्होंने नहीं देखे हैं तो आप जा सकते हैं चैनल पे, वहाँ से देख लेना। ठीक है, मैंने आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 15 तक के जो सॉल्यूशन है वो करवा दिए हैं ऑलरेडी। तो जिन्होंने 15 तक के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो वो देख लें, चैनल पे जाके वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 15 तक के क्वेश्चन हमने बता दिए थे। अब देखिए प्रश्न 16 से जो आगे के सॉल्यूशन है वो हमें देखना है, क्योंकि टोटल प्रश्न आपके 22 इस पेपर में होने वाले हैं। ठीक है, टोटल आपके इसमें 23 प्रश्न है, 23 हमें कंप्लीट करने हैं। तो देखिए 16वां प्रश्न है, सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और 3 नंबर का प्रश्न है, सोवियत प्रणाली के कोई 3 दोष लिखिए। तो दोनों ये प्रश्न है, हम इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 16 का आंसर तो देखिएगा, सोवियत प्रणाली की जो विशेषताएं हो जाएंगी वो हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, तो इस प्रकार से पहली, दूसरी, तीसरी विशेषता और चौथी विशेषता भी यहाँ से आप कर सकते हैं और थोड़ा और इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका इतना हो जाएगा 5वीं तक। ठीक है, अब देखिए इसमें साथ ही पूछा है हमसे सोवियत प्रणाली के कोई 3 दोष लिखना है। तो सोवियत प्रणाली के कोई 3 दोष आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी सोवियत प्रणाली के आपकी जो है यहाँ पर देखिए दोष हो जाएंगे। ये एक दोष हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा। ठीक है, 4 लिखना है तो 4 लिख लेंगे आप। ठीक है, उसको देखिए आसियान संगठन के उद्देश्य क्या है। आसियान संगठन का उद्देश्य क्या है, खुले द्वार की नीति क्या है, तो इसका भी चलिए आंसर हम देख लेते हैं। देखिए आसियान संगठन के उद्देश्य क्या है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा आसियान संगठन के उद्देश्य। ठीक है, ये हो जाएंगे आसियान संगठन के उद्देश्य। और साथ ही इसमें अगला प्रश्न पूछा है खुले द्वार की नीति क्या है, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है खुले द्वार की नीति, तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, खुले द्वार की नीति का आप यहाँ से कर लेंगे। अब देखते हैं अथवा प्रश्न, ये तो हो गया था वाला। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। तो 18वां प्रश्न है, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पर। और स्वतंत्रता के बाद भारत की जो चुनौतियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और उन चुनौतियों का वर्णन आपको करना है। तो ये रहा देखिए इसका आंसर, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थीं, तो ये रहा इसका आंसर। देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियाँ। ठीक है, इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद जातिवाद, धार्मिक हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, क्षेत्रीय अलगाववाद, विद्रोही का सामना करना, इस प्रकार से ये सभी समस्याएं थी। चीन भारत का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इस प्रकार से ये समस्याएं थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखना है। तो भारत विभाजन के जो कारण है वो यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है भारत विभाजन के कारण, मुसलमानों की भावनाएं। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम सांप्रदायिकता को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा प्रोत्साहन, ये 2 कारण हैं, बहुत अच्छे से इनको समझा सकते हैं आप। ठीक है, तीसरा है कांग्रेस का मुस्लिम लीग से के प्रति रवैया। ये सभी जो कारण हैं, 3 से 4 कारण आप जरूर करें। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है, समझाना है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट होता क्या है, इसको समझाना है। तो चलिए इसका आंसर अभी हम देख लेते हैं। सभी प्रश्न आपको करने हैं, एक भी प्रश्न अथवा सेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी सेट में कौन सा पेपर मिल जाए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है। तो निरक्षरता पहला हेडिंग है इसमें, इसको समझा देंगे। उसके बाद दूसरा हेडिंग है सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन। ठीक है, नक्सलवाद, और इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं, यहाँ तक हो जाएगा। भाषावाद भी आप देख लेना, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है ये। उसके बाद देखिए लोकतांत्रिक हो गया। 42वां संविधान संशोधन क्या है, तो 19 का अथवा वाला प्रश्न है, इसका आंसर भी हमें मिल जाएगा यहीं पर। ठीक है, ये रहा 42वां संविधान संशोधन। तो देखिए यह इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा अधिनियम किया गया था। इसे संविधान में सर्वाधिक या विवादास्पद संशोधन में से एक कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने एवं कई
अन्य सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध आरोप करने लगाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए यहाँ से पूरा इसको समझा सकते हैं और यहाँ से आगे इतना हो जाएगा, यहाँ तक बदल दिया था। ठीक है, अब देखिए ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे, स्पष्ट करना है। 20वां प्रश्न है, इसका भी आंसर चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हमें मिल जाएगा, प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 20वां है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे, तो पहला है देख लीजिए, इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने झगड़ों को शांतिपूर्वक से तय करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए सभी हैं, इसमें आपको 4-5 जरूर कर लेने हैं, ताकि आपको 4 तो लिखना ही रहेगा, क्योंकि 4 नंबर के प्रश्न आते हैं इसमें से। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएंगे। उसके बाद देखिए भारत पाक के बीच कश्मीर समस्या को स्पष्ट करना है, तो ये प्रश्न हमारा है, प्रश्न 20 है। इसका आंसर हमें मिल जाएगा प्रश्न क्रमांक 20 का। यहाँ पर भारत पाक के बीच कश्मीर समस्या जो है 10th से भी आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, तो इस प्रकार से इसको देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान लिखना है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न है, 4 नंबर का है, 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न हमारा, चलिए ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान, ये वाला हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इतना हो जाएगा और फिर हो जाएगा थोड़ा और भी, 4 नंबर के हिसाब से लिखना है ना, तो यहाँ तक हो जाएगा 5 पॉइंट। ठीक है, और उसके अथवा वाला मतलब मेन क्वेश्चन ये, यहाँ से हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन, इतना हो जाएगा यहाँ तक, फिर थोड़ा और भी लिख लेना, तो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत की परमाणु नीति पर प्रकाश डालना है, भारत की विदेश नीति का आधार क्या है समझाना है। ठीक है, तो प्रश्न 22 भी हम देख लेते हैं। प्रश्न 22 हमें मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, भारत की विदेश नीति का आधार क्या है और गुट निरपेक्षता की नीति का उद्देश्य। अच्छा, ये तो हमसे 23 में प्रश्न पूछा है। 22वां प्रश्न, भारत की परमाणु नीति पर प्रकाश डालना, तो यहाँ से लिख सकते हैं भारत की परमाणु नीति पर प्रकाश डालना है। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा भारत की परमाणु नीति। उसके बाद देखिए इसमें भारत की विदेश नीति का आधार क्या है, तो विदेश नीति का आधार यहाँ से समझा सकते हैं, आधार समझाइए। ठीक है, तो इसको समझा सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें गुट निरपेक्षता की नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी उद्देश्य हैं, 5 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कोई 5 लिखे हुए हैं, तो इस प्रकार से समझा सकते हैं इनको। उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों को उनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इनकी व्याख्या करनी है, तो इसका आंसर देख लीजिए। ये तत्व हैं जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 और चौथा 5वां, मतलब चौथा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा क्लास 12th राजनीति का अर्धभाषक के लिए जो क्वेश्चन पेपर, इसका पूरा सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, ताकि इस प्रकार से जो आगे के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें।